जी और राजेश्वरी से आग्रह करूंगी हमारे सम्मानित सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल का, जैसे हमारे माननीय मंत्रीगण माननीय सांसदगण हैं, वो दीप की भांति हम लोगों का रास्ता दिखा रहे हैं, सदैव से हमारा मार्गदर्शन किए हैं, उनके मार्गदर्शन के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे हमारे माननीय सांसद जी, इनके स्वागत प्रतीक चिन्ह से और पुष्पगुच्छ से करने के लिए मैं राजेश्वरी और दिव्या चंद्रवंशी जी को सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। एक एक इधर हो जाइए, एक एक इधर हो जाइए, एक एक इधर हो जाइए ना भाई सब। प्रतीक चिन्ह भी हम लोगों को बहुत अजीब लग रहा है आज कि जिनसे सीख कर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज वो हमारे दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे। मैं पुरंदर मिश्रा जी के भी स्वागत के लिए दिव्या चंद्रवंशी और राजेश्वरी से आग्रह करूंगी, पुरंदर मिश्रा जी का भी स्वागत करेंगे। माननीय रमेश ठाकुर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं मंच पर एक ऐसी सशक्त आवाज को आमंत्रित कर रही हूं जिन्होंने दिल्ली की पंचायत यानी संसद में हम सभी छत्तीसगढ़िया बहनों का प्रतिनिधित्व किया है। आज इस ऐतिहासिक पल की, आप उस ऐतिहासिक पल की साक्षी भी रहे हैं। मैं आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ कि आप हमारी ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहनों को, हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मैं बहुत ही प्रेम के साथ हम सबकी चहेती माननीय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय रूप कुमार चौधरी जी। आज नारी शक्ति वंदन के इस महासम्मेलन में हम सब के बीच आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी, हमारी महिला बाल विकास की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, पद्मश्री उषा बारले जी, सुश्री नीता डुमरे जी, और जैसे कि आप सबको पता है कि नीचे दर्शक दीर्घा में आज हमारे सभी भाईगण जो प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी उपस्थित थे, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी उपस्थित थे, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से इस देश की कोटि कोटि मातृ शक्तियों की आराधना की है। इसलिए एक बार जोरदार वंदन अभिनंदन करें अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात इस देश की बहनों को उपलब्ध कराई है। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में आयोजित आज के इस नारी शक्ति सम्मेलन के मुख्य अतिथि, जिनके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश की धरा पर माताएं बहनें आत्मसम्मान का जीवन जी रही है, जिनके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमारी बहनें बेटियां मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर बन रही है। आपने देखा कि कैसी संवेदनशीलता हमारी वो बेटियां जो 12वीं में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त आज कर पाई हैं, उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित करने का काम हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने किया है। ऐसे हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं चाहूंगी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मध्य प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री
आदरणीय दीदी सुश्री निर्मला भूरिया जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार में लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की मंत्री आदरणीय श्रीमती संपतिया उइके जी, मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री द्वय आदरणीय श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी, आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, अपना पूरा जीवन शिक्षा और समाज सेवा पे समर्पित करने वाली सुविख्यात शिक्षाविद आदरणीय दीदी सुश्री शोभा पैठनकर जी, हमारे बीच में भोपाल शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय दीदी मालती राय जी, पूर्व मंत्री एवं बुरहानपुर से वर्तमान में विधायक आदरणीय दीदी श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री और सागर से लोकप्रिय सांसद आदरणीय बहन श्रीमती लता वानखेड़े जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की अध्यक्षा आदरणीय बहन श्रीमती अश्विनी परांजपे जी, आज हम सबके मध्य पधारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुराग जैन साहब, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करके समाज में अपनी विशिष्ट भूमिका बनाने वाली, स्थान बनाने वाली हमारी सभी सम्माननीय मातृशक्तियां, सम्माननीय सांसद बहनें, सम्माननीय विधायक बहनें, सम्माननीय महापौर और जनप्रतिनिधि बहनें, हमारी सामाजिक संगठनों की समस्त सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य बहनें और विशाल संख्या में पधारी मेरी सभी सम्माननीय मातृशक्तियों, बंधुओं और मीडिया के पत्रकार साथियों का मैं आज के इस नारी शक्ति सम्मेलन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं और आत्मीय अभिनंदन करती हूं। आज हम सब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे विषय को लेकर इस सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह सम्मेलन मात्र चर्चा का मंच भर नहीं है, यह एक विचार यात्रा है जहां हम सब यह समझने, विचार करने और संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं कि यह अधिनियम इस देश की आधी आबादी को किस प्रकार से और ज्यादा सशक्त, आत्मनिर्भर और निर्णायक भूमिका में स्थापित करेगा। और इसलिए आज यदि मैं ये कहूं कि ये कानून मात्र कानून भर नहीं है, बल्कि हमारे देश की मातृशक्ति के नारी सम्मान, समान अवसर और सशक्त भागीदारी का एक सशक्त संकल्प है, तो शायद कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज पूरे देश की आधी आबादी, आज पूरे इस सभागार में बैठी हुई मातृशक्तियां बहुत गौरवान्वित और गर्वित है ये कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अधिनियम के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाने का काम किया है। कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 का इस देश में पारित होना सही अर्थों में भारत की लोकतांत्रिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत है। मेरी बहनों, जब नारी शक्ति की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से हम सबका मन अपनी उस विराट और महान संस्कृति का स्मरण करने लगता है जिसमें नारियों को अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी गई है, जिसमें नारियों को शक्ति स्वरूपा कहा गया है, जिसमें नारियों को शक्ति का स्रोत माना गया है, लेकिन सिर्फ माँ, बहन और बेटी के रूप में ही नहीं, बल्कि निर्णय, नेतृत्व और परिवर्तन की धुरी के रूप में भी। इसीलिए कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस विचार को संवैधानिक शक्ति प्रदान करने का देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन आज मेरी बहनों, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि महिला आरक्षण का ये सफर कोई आसान सफर नहीं रहा। सन 1996 में
पहली बार ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लेकिन सहमति के अभाव में ये पारित नहीं हो सका। उसके बाद 1998 और 99 में दोबारा ये पारित हुआ, लेकिन दोनों बार लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये अधूरा रह गया। 2008 में इसे फिर पेश किया गया और 2010 में तो ये राज्यसभा में पारित भी हो गया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया और यह अधिनियम निष्फल हो गया। और इस प्रकार दशकों तक ये विधेयक सिर्फ चर्चा और प्रतीक्षा का विषय बना रहा। लेकिन आज इस देश की आधी आबादी गर्व के साथ ये कहती है कि जब नियत में पवित्रता होती है, जब प्रयासों में पारदर्शिता होती है, जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। किस प्रकार से इस देश में दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2023 में एक नए स्वरूप में इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया और उसके बाद जो नजारा लोकसभा में देखने को मिला, एक रिकॉर्ड बन गया कि सारे विपक्षी सदस्यों ने पक्ष विपक्ष की सारी सीमाओं से ऊपर उठकर इस बिल को पुरजोर समर्थन दिया और इसके पक्ष में वोट दिया और इस प्रकार वर्षों से प्रतीक्षित महिला आरक्षण के बिल को पास करने में बहुत बड़ी सफलता मिली और निश्चित रूप से लोकसभा और विधानसभा में हमारी बहनों को 33% आरक्षण का रास्ता साफ हुआ है। आज गर्व है हमको यह भी कहते हुए कि इस देश की आधी आबादी को सशक्त करने के लिए, राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए जो वचन प्रधानमंत्री जी ने दिया था, जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था और आरक्षण देने का जो संकल्प लिया था, वो देखते ही देखते सिद्धि में बदल गया। और हम मानते हैं कि इस देश में महिला आरक्षण दिया जाना इस देश की महिलाओं को न केवल महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी था, बल्कि इस देश के लोकतंत्र के लिए भी बहुत जरूरी था। और इसीलिए लोकतंत्र मजबूत होगा, इसलिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस प्रकार के महिला आरक्षण की देश को जरूरत थी। क्योंकि आज भी अगर हम लोकसभा और विधानसभाओं की तस्वीर उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज भी तस्वीर अधूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से हमारी मात्र 74 सांसद बहनें चुनकर आई, जो कुल का मात्र 14% था। और यदि हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 230 विधानसभाओं वाले मध्य प्रदेश में मात्र 27 बहनें विधायक चुनकर आई, जो कुल का मात्र 11% है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित है। और इसीलिए जो एक ये बड़ा अंतर है, इस अंतर को भरने का यह कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और अब तो प्रधानमंत्री जी की मंशा, सरकार की मंशा भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि अब और इंतजार नहीं, अब और प्रतीक्षा नहीं, अब इस देश में महिला आरक्षण का क्रियान्वयन होगा। और इसीलिए मेरी बहनों, कल से 3 दिन का विशेष सत्र लोकसभा में प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें इस अधिनियम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे पूर्व में विपक्ष के सभी सदस्यों ने खुले मन से, उदार मन से हमारे इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की थी, इस बार भी सारे विपक्षी दल मिलकर इस विधेयक को निश्चित रूप से स्वीकृति देंगे, पारित करेंगे और ये तारीख भारत के इतिहास में नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव साबित होगी। आज हम सब बहनें गर्व के साथ ये कहना चाहेंगे कि अब बहनें सिर्फ इस देश में लाभार्थी नहीं है, वो राष्ट्र निर्माण की सारथी बनने जा रही है। अंतरिक्ष से लेकर हिमालय तक ऐसी कोई जगह नहीं जो महिलाओं की सफलता की कहानी ना कह रही हो। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं के जौहर ना देखे हो। कला और संगीत से लेकर राजनीति और पत्रकारिता तक ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं की योग्यता को नमन ना किया हो। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी पहचान बना रही है, आत्मविश्वास से भरी हुई है। महिलाओं की इसी शक्ति को और धार देने के लिए, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए हमारे देश के युग दृष्टा प्रधानमंत्री महिला आरक्षण लेकर आए हैं। और इस बार संकल्प के साथ उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में हम इस देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब बहुत प्रभावी तरीके से लागू करेंगे और अब हमारी बहनें भी इस देश में, देश के विकास में, देश के निर्माण
निर्माण में, भविष्य के फैसलों में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी, क्योंकि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में ऐतिहासिक शुरुआत है। मैं पूरे देश की आधी आबादी की ओर से, मध्य प्रदेश की आधी आबादी की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उनकी सरकार के प्रति और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय नारी शक्ति। आपके विचार नारी सशक्तिकरण की इस गरिमामय यात्रा को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय कृष्णा गौर जी। चुप्पियां, खामोशियां अब बात करने लगी हैं। नारी चेतना का मुखरित स्वर बनकर अब संवाद करने लगी है। वो जो कभी खेत खलिहानों, चूल्हे चौके, घर परिवार में व्यस्त थी, वो अब निर्णयों के प्रकाश को संपूर्ण भारत में दैदीप्यमान करने को तैयार है। अब वो न सिर्फ नारी चेतना के स्वर बनकर संवाद करती है, बल्कि अपने नेतृत्व और निर्णय क्षमता से विश्व में अपना लोहा मनवा रही है। नारी शक्ति वंदन बनेगा हर नारी का सम्मान और स्वाभिमान। इस अधिकार की महत्ता और गरिमा को लेकर नारी चेतना के आत्मविश्वासी स्वर को आइए हम सभी मिलकर देखते हैं एक वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये वंदन है नारी शक्ति का। ये वंदन है शिक्षा और विज्ञान के अंबर में उसकी ऊंची उड़ान को। ये वंदन है उसके अदम्य साहस और बढ़ते आत्मविश्वास को। ये वंदन है उसके स्वाभिमान और सम्मान को। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है। और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये देश की बेटियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का भरोसा है। उनकी आवाज को मंच देने का संकल्प है। ये अधिनियम हमारा विकसित भारत, संयुक्त भारत होगा, जहां समाज की महिलाओं को, देश की महिलाओं को एक बराबर की आवाज और हक दिया जाएगा। ये उस विकसित बनते भारत का उदय है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से नारी शक्ति देश की तरक्की की भागीदार बनेगी। राष्ट्र की नीतियां अब भारत की नारी भी तय करेगी। वुमेन जब एम्पावर होगी, इसको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर ये अपने डिसीजन मेकिंग स्टाइल से जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा। पंचायत से पार्लियामेंट तक देश की हर बेटी की आवाज उसका अधिकार बनेगी। It gives an opportunity for women to participate in making an important decision making and policy making, and that will strengthen India and takes us towards better India and विकसित भारत। हमारे देश में औरतों को लीडरशिप रोल मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट जो है वो दुगनी चौगनी स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। अब भारत की बेटियां सिर्फ बदलाव का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उसकी सूत्रधार बनेंगी। इससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारे पॉलिसीज मेकिंग में, सरकार चलाने में। सरकार को बहुत इससे मदद मिलेगी और वर्किंग हैंड ऐड होंगे। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये अधिनियम आह्वान है उस युग का, जहां अब नारी की क्षमता किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करेगी, बल्कि स्वयं अवसरों का निर्माण करेगी। नारी वंदन कानून सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को देश की संसद में बराबरी का अधिकार देने की मजबूत पहल है। मुझे लगता है कि यह कदम आने वाले समय में भारत की दिशा और सोच दोनों को बदलने वाला साबित होगा। यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं
बल्कि नारी शक्ति का सशक्त उदय है। यह केवल परिवर्तन नहीं बल्कि एक भारत की नई सोच है। यह एक मजबूत, समान, विकसित भारत की आधारशिला है। ये भरोसा है उस सामर्थ्य पर जो भारत की स्त्री को आत्मबल देगा, घर की दहलीज से निकालकर राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर ले जाएगा। इस कानून के जरिए जब हमारी जितनी महिलाएं हैं, इतनी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, उनको जब भागीदारी मिलेगी, उनको अपने हुनर का एक दिखाने का मौका मिलेगा, उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा और इससे हमारा भारतवर्ष ही लाभान्वित होगा। और जब नारी की शक्ति और सोच को नेतृत्व मिलेगा तो भारत की विकास यात्रा नए कीर्तिमानों को छुएगी। When women are given the power of decision making, it not only brings in diversity, it also brings in their experience and makes democracy and good governance better and possible. क्योंकि ये माना गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और भारत की इसी गौरवशाली परंपरा को प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहचान दी है, जिसके लिए वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ मोदी जी का और उनकी सरकार का, इनकी पॉलिसीज का, ये जो वास्तव में कहते हैं कि विमेन्स डेवलपमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड डेवलपमेंट। मैं मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कृतज्ञता पेश करती हूँ। ये एक बहुत जरूरी पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसको हम सब वेलकम करते हैं। नारी शक्ति से नव भारत। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। तालियां हम सभी की बजती रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सभी के लिए की गई और आज का दिन, आज का जो उत्सव मनाने के लिए आप सभी यहां पर उपस्थित हैं। नारी शक्ति वंदन बन गया है नारी शक्ति की सशक्त और बुलंद आवाज। ये अधिनियम ही नहीं, एक ऐतिहासिक संकल्प है। नारी शक्ति को नीति निर्माण का अग्रदूत बनाने का संकल्प। नारी केवल एक शब्द नहीं, वो सृष्टि है, सृजन है, संवेदना है और शक्ति का अद्भुत संगम भी। आज हम ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं जहां विचार है, संवाद है और सबसे बढ़कर नारी सम्मान का उत्कर्ष है। अब क्रम है जब मंच पर विराजमान नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही आप सभी की बात हम सभी के बीच में रखने के लिए शिक्षाविद सुश्री शोभा पेठलकर जी को हम उनके विचार सुनने के लिए आमंत्रित करें। उससे पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमती शोभा पेठलकर जी प्रख्यात शिक्षाविद हैं। आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व सदस्य रही हैं। आपने राज्य स्तरीय प्रशासनिक एवं चयन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप विभिन्न प्रशासनिक और सामाजिक मंचों पर सक्रिय रही हैं। वर्तमान में आप समाज सेवा एवं मार्गदर्शन कार्यों में संलग्न हैं और अपने विचारों और अनुभवों से युवाओं और समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं। आइए आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में हम आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं सुश्री शोभा पेठलकर जी, आपको कृपया पधारे और अपने विचार, नारी शक्ति के विचार, नारी शक्ति की सशक्त आवाज बनकर हम सभी के साथ साझा करें। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, महिला सशक्तिकरण के प्रतीक, प्रत्यक्ष उदाहरण ऐसी मंत्रीगण माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय संपतिया उइके जी, माननीय निर्मला भुरिया जी, माननीय राधा सिंह जी, माननीय प्रतिमा बागड़ी जी, महापौर मालती राय जी, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस जी, सांसद लता वानखेड़े जी
और वर्तमान में महिला मोर्चे के अध्यक्ष एडवोकेट अश्विनी परांजपे जी, साथ ही सदन में उपस्थित माननीय अनुराग जैन जी, सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन के अधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति, हम सतत मातृशक्ति वंदन इस कार्यक्रम में हमारी अपनी जो शक्ति है उसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में सतत सुन रहे हैं। मैं इसमें एक बात और कहना चाहती हूं कि हम शक्ति की बात तो करते ही हैं, जैसे कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये जो भारत का की विशेषता है कि यहाँ इसकी मातृशक्ति की पूजा करते हैं, वहां भगवान का वास होता है। एक और नारा लगता है, हम भारत की नारी है, फूल और चिंगारी है। कभी कभी लगता है कि शक्ति की बात करते करते हम फूल है ये भूल जाते हैं क्या? हम फूल हैं, हम सबको सुगंध देते हैं, स्नेह देते हैं, सुंदरता देते हैं, सुख देते हैं। ये स्वाभाविक रूप से महिला की, नारी की ये जन्मजात गुण होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं स्त्री में जन्मजात जो 7 गुण है वह मैं स्वयं हूं। उसमें श्री अर्थात लक्ष्मी, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, बुद्धि, धृति, क्षमा, स्मृति, यह जो गुण है जो कहीं भी बहुत शक्ति की बात नहीं करते, संघर्ष की बात नहीं करते, तो ऐसे समय हम ये स्वाभाविक रूप से जन्मजात महिला के गुण होते हैं, उसको भी हमने भूलना नहीं है। क्योंकि उसी ये जो स्वाभाविक मातृशक्ति है हमारी, जो सृजनशीलता है, उसी से हम परिवार को बांध कर रखते हैं, परिवार की केंद्र बिंदु है। तो उसके साथ साथ जब समय आता है तो वो चिंगारी बनती है, संघर्ष करती है, और उसी का प्रतीक आज जो हमने डॉक्यूमेंट्री में अभी देखा कि सेना से लेकर पुलिस से लेकर जहां भी संघर्ष की, विज्ञान की बात आती है, वहां वहां महिलाएं पहुंच रही है, परंतु स्वतंत्रता के पूर्व की परिस्थिति के कारण वो कुछ पिछड़ गई थी। तो हम थोड़ा स्मरण उन महिलाओं का भी कर ले, प्रतिनिधि इस रूप में जिन्होंने इससे उबरने की स्वयं बिना सरकार के, केवल परिवार के सहयोग से संघर्ष करके यह स्थिति महिलाओं के लिए बनाई है, अच्छी स्थिति, रास्ता बनाया है। अभी जनवरी में सावित्रीबाई फुले की जयंती हमने मनाई। उस समय महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था, परंतु उनका कहना था, उनका मानना था, और इसलिए उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में महिलाओं की शिक्षा की बात कही। उन्होंने ये नारा दिया कि बिना शिक्षा या बिना विद्या यह मति नहीं, और बिना मति गति नहीं, बिना गति वित्त नहीं, और इसके कारण कितना अनर्थ है, बिना विद्या के अनर्थ है। ये जो उनकी ये जो लाइनें थी, इसके आधार पर उन्होंने संघर्ष के साथ केवल परिवार, महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोग से ही वो आगे बढ़ी है और उन्होंने विद्यालय ये रास्ता दिखाया है। हम दूसरी बात माता जीजाबाई की भी करते हैं। तब ऐसी भले हम बहुत आगे नहीं गए, परंतु हमारा जो स्वाभाविक हमारी जिम्मेदारी है माता की, तो माता यदि सब प्रकार से अपने बेटे को संस्कारित करेगी, बिना संस्कार के तो एकता हो ही नहीं सकती। तब ऐसी माता के लिए हम जीजाबाई को, और उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उसके बाद हम शक्ति के रूप में यदि याद करें तो रानी दुर्गावती है, रानी लक्ष्मीबाई है, और अभी जो 500वां जन्म जयंती वर्ष सादर किया जा रहा है रानी अब्बक्का। यह गोवा की रानी, और ऐसी रानी उस समय पोर्तुगीजों को 10 साल तक युद्ध में हराते हुए वहां से दूर रखा था। तो यह शक्ति है, जब आवश्यकता है तो महिला शक्ति होती है।
और वो किसी भी संकट पर संघर्ष से मात भी कर सकती है। और अंत में मैं और स्मरण करूंगी रानी या लोक माता अहिल्या का। अहिल्या देवी जिनकी जन्म शताब्दी, त्रिजन्म शताब्दी हमने पिछले वर्ष ही देश भर में मनाई है और लगभग लाखों विद्यार्थियों को, महिलाओं को उनका स्मरण कराया। एकमात्र ऐसी श्रेष्ठ प्रशासक जिन्होंने एक बार युद्ध किया पर समाज को भयमुक्त, शोषण मुक्त ऐसा समाज बनाया, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा सांस्कृतिक रूप में, और केवल दूसरे के पैसे या सरकारी पैसे से नहीं तो स्व वित्त से उन्होंने पूरे देश में जो आवश्यक है, जो सांस्कृतिक एकता के लिए यात्राएं होती थे, उसके लिए हमेशा के लिए अन्न छत्र, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला इसकी व्यवस्था की है। और अहिल्याबाई ने महिलाओं के लिए भी, जो उस समय ऐसा था कि जिनको बच्चे नहीं है, उनका जो पूरी राशि, उनकी संपत्ति सरकार में आ जाती थी, जमा हो जाती थी, तो उसके लिए भी उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया कि अपने बुद्धि से वो उसका उपयोग कर सके, जहां जाए वो कर सके। और अंतिम बात, वैसे तो बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं कि उन्होंने लुटेरे भीलों को वीर सैनिक बनाया। मेरा यही कहना है कि हम मातृशक्ति वंदन ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य में भी महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी योजनाएं लागू की है, उसके कारण महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है। और हम देखते हैं कि शिक्षा में भी जो टॉपर्स है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो लड़कियां आ रही है। अभी भी हमने 12वीं का रिजल्ट देखा, उसमें भी लड़कियां हैं। तो हम उसमें आगे तो बढ़ रहे हैं। हमें सकारात्मक सोच रखना है, शक्ति का सदुपयोग करना है। मुझे याद है कि 10-11 में एक भारतीय स्त्री शक्ति ने दिल्ली में ज्ञापन दिया था और उसमें ये मांग की थी कि राजनीतिक क्षेत्र में, लोकसभा में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। उसके पीछे की एक और बात थी, जब हम दोनों को समान कहते हैं, जब जनसंख्या समान है तब 50% आरक्षण मिलना चाहिए। पर उसमें एक बात और थी कि अभी जो वर्तमान सीट्स है 543, उसको डबल करना चाहिए ताकि उतने ही पुरुष और उतनी ही महिला बराबरी की संख्या में आएगी। और अभी ये भी जो अधिनियम आने वाला है, आया है, उसमें ये भी अच्छी बात है कि वर्तमान जो सीटें हैं उसमें से आरक्षण नहीं है, सीटें बढ़ाई जा रही है, परिसीमन हो रहा है, इसलिए किसी का कम नहीं, यह अलग से 33% आरक्षण है। तो इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा गौरव ये महिलाओं को मिला है। मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक आभार सुश्री शोभा पैठणकर जी आपका, अपने विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। जब नारी शक्ति सशक्त होती है तब राष्ट्र समर्थ होता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि करोड़ों महिलाओं के सपनों को उड़ान देने का माध्यम है। मातृ शक्ति को समान अवसर और सक्षम नेतृत्व देने का माध्यम है ये अधिनियम। ये फैसला भारत के लोकतंत्र को और अधिक समावेशी और मजबूत बनाएगा। मंच पर नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही आज के इस प्रेरणादायी अवसर पर नारी सशक्तिकरण की सशक्त आवाज और लगातार नारी शक्ति की बेहतरी के लिए कार्य कर रही सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग से अब हम सादर अनुरोध करते हैं आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। आज यहाँ राज्य स्त्री नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के
इस अवसर पर मंच पर आसीन है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और महिला सशक्तिकरण के प्रणेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका मैं हृदय की गहराइयों से आत्मीय स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में मेरे साथ मंचासीन हैं मेरी मंत्रिमंडल की साथी बहन संपत्या उइके जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, प्रतिभा बागरी जी, श्रीमती राधा सिंह जी और देश की ख्यात शिक्षाविद आदरणीय शोभाताई पेठणकर जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में खासकर बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में अपना भूतपूर्व योगदान दिया। आज उनकी उपस्थिति मंच को गौरवान्वित कर रही है। मंच पर उपस्थित हैं हमारी पूर्व मंत्री और विधायक दीदी अर्चना चिटनीस जी, सागर से सांसद दीदी लता वानखेड़े जी, हमारी भोपाल की महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष बहन परांजपे जी। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मेरे सामने बड़ी संख्या में नारी शक्ति उपस्थित है, जिनमें माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पंचायत और नगरीय निकायों के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। उनमें उनका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। साथ ही सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आई बहनें भी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान देकर प्रदेश और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं ऐसी समस्त नारी शक्ति को प्रणाम करती हूं। सबसे पहले मेरे प्रदेश की समस्त माताओं, बहनों और बेटियों की ओर से देश के महिला सशक्तिकरण को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिनके नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो रहा है और जिससे देश की महिलाओं को लोकतंत्र में न केवल सशक्त भागीदारी मिलेगी वरन देश के विकास में अपना सर्वस्व योगदान देने वाली शक्ति को भी समान अवसर मिलेगा। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार सदन जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, आभार करें। आजादी के बाद से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की अक्सर चर्चा ही होती रही, लेकिन इस चर्चा को अमली जामा पहनाया हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, और यह एक ऐसा काम है जिसके लिए दशकों से नारी शक्ति इंतजार कर रही थी। यह संभव हुआ प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हम महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने में जितनी देरी करेंगे उतना ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में देरी होगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी बिना देरी किए महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया। इसलिए यह अधिनियम केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। आज का यह अवसर हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर भारत की आधी आबादी को समान अवसर देने की एक ऐतिहासिक पहल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित होगी और अब महिलाएं सरकार के साथ नीति निर्धारण की प्रत्येक टेबल पर अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाकर देश के विकास में योगदान देगी। अभी 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा और हम सबने इसे सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया जा रहा है वह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रधानमंत्री जी ने इसे देश की समस्त मातृ शक्तियों को समर्पित किया है।
साल 2023 में संसद के नए भवन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दशकों पुरानी मांग को पूरा करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो पूर्णता की ओर है। हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है और उनके नेतृत्व में आज प्रदेश में विकास का जो वातावरण बना है उसका पूरा लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने देवी अहिल्या माता के सम्मान में उनकी ही कर्मस्थली महेश्वर में कैबिनेट का आयोजन किया और प्रदेश में पहली बार नारी सशक्तिकरण मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन महिलाओं को समग्र रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ प्रदेश के विकास में महिलाओं को मुख्य भूमिका देने का एक अवसर भी है। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार 12,000 से ज्यादा मिनी आंगनवाड़ियों को न केवल मुख्य आंगनवाड़ियों में बदलावरण देश में पहली बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के चयन के लिए पूर्ण पारदर्शी ऑनलाइन चयन प्रक्रिया लागू की है। विभाग की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें हमें सहयोग पूरा हमारे मुख्यमंत्री जी का मिलता है और उसमें किसी तरह की भी कोई कटौती नहीं की जाती है, चाहे लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, कैसी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। अब समय आ गया है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, जेंडर पार्टी का हो, उन्हें इस ऐतिहासिक निर्णय का समर्थन करना चाहिए। मैं एक बार फिर प्रदेश की समस्त महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि आज उनके द्वारा देखे गए दशकों पुराने सपनों को हकीकत में देखने का अवसर मिलेगा। जब महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है तो उसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। निश्चित तौर पर नीतियों के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी में निर्णय अधिक संवेदनशील और समावेशी होते हैं और समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों को भी प्राथमिकता मिलती है। मैं सभी बहनों की तरफ से यह विश्वास दिलाती हूं कि अब हमारा निर्णय प्रदेश और देश के विकास के लिए होगा। अब हमारी सोच प्रदेश और देश को ऊंचाइयों तक ले जाने वाली होगी। हमारा हर कदम देश को विश्व में महान बनाने के लिए ही उठेगा। नारी शक्ति पर प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा दिखाया है उस पर देश और प्रदेश की महिलाएं उम्मीद से ज्यादा खरी उतरेंगी। मैं एक बार पुनः पूरे सदन से आग्रह करती हूं कि जोरदार तालियों से प्रधानमंत्री जी एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी। सबल, सुदृढ़, सक्षम नए भारत के सूर्य की रोशनी से मध्य प्रदेश के सुनहरे युग की गाथा लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के विकास के साथ प्रगतिशील मध्य प्रदेश के उत्कर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों में भागीरथ बनने की अपील करते हुए प्रदेश की मातृशक्ति को सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए बिना रुके, बिना थके, बिना हारे लगातार नारी शक्ति और प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए कार्य कर रखे गए, लगातार प्रयास कर रखे गए। आइए अपनी करतल ध्वनि के मध्य में तालियां लगातार बजती रहे और आप सभी की भरपूर तालियों के बीच में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करें कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज का सच में मैं तो अभी उम्मीद कर रहा था कि हमारी कुछ बहनें और बाकी रह गई बोलने वाली। जोरदार ताली बजाए, भरा पूरा मंच।
5 उधर 5 इधर, पूरी कबड्डी की टीम बहनों के साथ दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने यद्यपि उनकी सरकार के बनने के साथ ही कितने प्रकार के अलग अलग हमारे चुनौती भरे काम हाथ में लिए हैं और देश को मार्गदर्शन देते हुए सच में दुनिया के सामने भारत का मान बढ़ाने का, सम्मान बढ़ाने का और दूरदर्शी निर्णय लेकर के मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को सशक्त बनाने का उनके एक एक निर्णय हम सबको गौरवान्वित करते, जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। युग दृष्टा, समय के साथ, समय के पहले और केवल सपना देखना नहीं, सपने को आंखों के सामने ला करके दिखा देना, ये अगर असंभव से असंभव काम करने के लिए कोई व्यक्ति जाना जाएगा अतीत में तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने जाएंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता। आप बताइए कितने प्रकार से कोई काम कर सकती सरकार। सरकार के पावर बड़े दुर्भाग्य के साथ भी कहना पड़ेगा, एक और पूर्ण बहुमत की सरकार थी जब शाहबानो प्रकरण का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णय हुआ कि हां मुस्लिम बहनों के 3 तलाक से उनकी जिंदगी नर्क हो जाती है, जब बहनें विवाह करके शादी करके अपने घर जाती है, ऐसे समय में जब बहनों के लिए 1 बालक 2 बालक और परिवार बस जाता है, ऐसे समय में केवल 3 शब्द बोल देने से एक तरह से आसमान फट पड़ता है, भारी कष्ट होता है। लेकिन जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा हमारी लोकसभा ने उस निर्णय को बदल करके बहनों के लिए वास्तव में वो फिर गलत मार्ग दिखाया, जिसके कारण से हमारा लोकतंत्र पे और बहनों के प्रति वास्तव में अपराध जैसा घटनाक्रम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितने प्रकार के निर्णय हुए हैं, कोई एक निर्णय नहीं, लेकिन 40 साल पुरानी गलती को भी सुधारने का निर्णय अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का आनंद है। लोकसभा क्या होती है, लोकसभा के अधिकार क्या होते हैं, लोकसभा विधानसभा हमारे अतीत के कितने सारे उदाहरण हैं। सारे उदाहरण की तो बात करेंगे तो रानी दुर्गावती से लगाकर मध्य प्रदेश तो बहुत समृद्ध है। अकबर के सामने जो कभी नहीं झुकी, 52 युद्ध में लड़ते लड़ते आखिरी युद्ध में अपने प्राणांत करते हुए भी मध्य प्रदेश सहित देश को गौरवान्वित करने वाली धरती रानी दुर्गावती की धरती हमारी है, मध्य प्रदेश की धरती है। रानी झांसी, अरे नाम लो तो इतने नाम है, कोई अहिल्या माता का नाम हमारी शोभा दीदी ने बताया ही सही। सच में मंत्री, हमारी शिक्षाविद, हमारी महापौर, विधायक, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन। इतनी बार नाम ले लिएगा, टाइम बचाना पड़ेगा। सच में हमारी सारी बहनों से समृद्ध और ये सभागार में मौजूद समस्त अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण और सारी बहनें, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने भी बहुत सारे निर्णय किए, लेकिन मुझे गर्व है हमारी अहिल्या महारानी की 300वीं जयंती मनाने का भी गौरव मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। इस बात को भी हम भूलेंगे नहीं। जिनने अपने शासन की व्यवस्था में, शासन के सूत्रों के माध्यम से, यद्यपि शासन तो उनका केवल 5 जिलों में था, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के बलबूते पर मुगल सत्ता के उस दौर में भी लगा के बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए तो गंगा के किनारे घाट भी बनाया और बाबा विश्वनाथ का धाम का आनंद भी आया। और केवल बाबा का नहीं, सभी 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, जहां जहां 4 धाम की यात्रा जाती है, प्रत्येक स्थान पर अन्न क्षेत्र, पीने के पानी की व्यवस्था, रुकने के धर्मशाला की व्यवस्था, सारे प्रबंधन शासन के सूत्र बहनों के हाथ में आते हैं।
तो कितने प्रकार से काम किए जा सकते हैं। ऐसे कई उत्कृष्ट उदाहरण उनके भी भरे पड़े हैं। मुझे मालूम है आज आपके बीच में ये सारे विषय आए हैं, लेकिन वाकई में अगर मैं राजनीतिक यात्रा के बाद से हमारी बहनों को याद करूंगा तो आज हमारे बीच इसी राज्य से हमारी लोकसभा की अध्यक्ष रही हमारी बहन सुमित्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। उन्होंने अपने सत्र का संचालन, लोकसभा का संचालन करते हुए भारत की लोकसभा में जिस प्रकार से उनने काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको भी पद्म पुरस्कार दिया है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी राज्य से, ग्वालियर अंचल से श्रीमती विजयराजे सिंधिया जी को भी याद करना पड़ेगा, जिनके शासन के समय वो तो उस शासन काल में भागीदार नहीं थी, लेकिन अपने सामने होने वाले अन्याय का प्रतिकार का रूप में, जैसा झांसी की रानी ने तलवार उठा करके अपने विद्रोह से उस समय की अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी, इसी मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना। कांग्रेस की शासनकाल की नीतियों के बलबूते पर बस्तर के राजा को घर में घुस के मारने का जो अपराध किया गया था, यह घृणित अपराध था। राजमाता सिंधिया जी ने इसका विरोध करते हुए सरकार छोड़ी और सरकार छोड़ने के बाद अपने जनबल के बलबूते पर, विधायकों के समर्थन के बलबूते पर लोकतंत्र में सच्ची लड़ाई लड़ते हुए 1967 में संविध सरकार बनाई। जोरदार अभिनंदन हमारी अपनी विजयराजे सिंधिया जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हम गौरवान्वित होते हैं। एक अच्छी राज परिवार की रानी अपने जीवन के सारे सुख भूल करके लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्षों तक जनसंघ में काम करते हुए कई अवसर आए उनको बड़े से बड़े पद देने के, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन विनम्रता की प्रतिमूर्ति हमारी सिंधिया महारानी ने कोई पद नहीं लिया, केवल जनता की लड़ाई लड़ते रही और जनता पार्टी के लिए काम करती रही। बहनों के अधिकार को लेकर के एक नहीं बहुत सारी बातों को मैं याद दिला सकता हूं, लेकिन सच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी और अपने सभी वर्गों के साथ ध्यान रखते हुए अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को याद करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी आदिवासी अंचल की महामहिम राष्ट्रपति, भारत का सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान पद देकर के उनने गौरवान्वित किया है। हमारे लिए गौरव की बात है जब आज हम इस बात के लिए बैठे हैं कि वाकई कल का दिन, कल परसों नरसों मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक नया प्रकार का पार्लियामेंट के माध्यम से समय आने वाला है। और वैसे तो ये भी बताना नहीं, यहां इसी सभागार में कई बहनें नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर निगम की महापौर, सभापति, पार्षद, जहां जहां मोदी जी और हमारी पार्टी की सरकारें रही है, हमने बहन हमारी शोभा जी को याद दिलाना चाहूंगा 50% का आरक्षण तो स्थानीय निकाय में प्रदेश भर में हमारी सरकार ने हर जगह देने का काम किया। यह हमारी प्रतिबद्धता है। जिस देश के अंदर माता बहनों के लिए आदिकाल से इतनी श्रद्धा और आस्था रही हो, जो देश दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अपने देश को मातृसत्ता प्रधान मानता है, इसलिए हम अपने देश का नाम भारत माता की इस आनंद के साथ गौरवान्वित होते हैं। यही नहीं, ग्रहों में भी, नवग्रह में भी हम वसुधा को भी मां के समान मानते हैं। हमारी तो भावना ही इसी प्रकार से है। हमारी परिवार संस्कृति को बनाने की सनातन संस्कृति सदैव प्रकृति से अपना तादात्म्य इसी प्रकार से जोड़ती है। इसीलिए आज के इस अवसर पर जब 33% का आरक्षण का मामला आएगा, ऐसे समय में मैं सुषमा जी को भी याद करना चाहूंगा। सुषमा जी हमारे बगल विदिशा की सांसद थी। क्या उनकी अपनी संस्कृत, क्या हिंदी, क्या धारदार भाषण। उमा भारती, सुषमा जी, कौन कौन से नाम लें, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। क्या राजनीतिक धाराओं की हमारी बहनों ने अपनी भूमिका बनाई। सदैव लोकतंत्र गौरवान्वित होता रहेगा इन सब से। तो आज के इस अवसर पर जब मैं माननीय मोदी जी के 3 तलाक की तरफ हटने वाले उस कानून की तरफ देखता हूं, सेना को सभी प्रकार से सर्वशक्तिमान बनाते हुए, बहनों के प्रमोशन करते हुए,
पहली बार चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना में बड़े से बड़े जगह तक पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन सच में 33% वो भी बगैर कोई डिस्टर्बेंस के एकदम अलग से जोड़ करके 33% का आरक्षण, सच में आपको बधाई देता हूं। इसलिए मैं आज अपने आप को भी धन्य मानता हूं। आज की ये सभा भी अपने आप में ऐतिहासिक रहने वाली है। रानी कमलापति की नगरी भोपाल का ताल के पास का ये सभागार आज गौरवान्वित हो रहा है। कल बनने वाले नए इतिहास के लिए हम सब लालायित हैं। परमात्मा की कृपा से वो दिन आ रहा है जिसके कारण से भारत दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाएगा। 16 अप्रैल 2026 महिला सशक्तिकरण की मंगलमय तारीख होगी। होली दिवाली एक साथ होगी, वो आनंद हमको आएगा। मेरी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके विचारों की रोशनी से निश्चित ही हमारी मातृशक्ति का मार्ग आलोकित हुआ। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए अब हम समापन की ओर लिए चलते हैं और अब क्रम है जब आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आग्रह करते हैं। छोटी टेकाम कृपया पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी को गोंडी चित्रकला जो आपने अपने हाथों से बनाई है, ये कलाकृति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। कला पथिक हमारे बीच में है छोटी टेकाम, जिन्होंने ये कलाकृति स्वयं बनाई है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं। इसी क्रम में सुशीला मरावी जी से हमारा आग्रह, श्रीमती संपत्ति उइके माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करें। छोटी टेकाम जी आपसे ही हमारा आग्रह, सुश्री निर्मला भूरिया जी माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करें। और इसी क्रम में छोटी टेकाम से हमारा आग्रह, श्रीमती प्रतिभा बागरी जी माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी क्रम में श्रीमती कृष्णा गौर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमती राधा सिंह माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमती मालती राय माननीय महापौर भोपाल, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करें। जी लता बानखेड़ी जी, अर्चना चिटनिस जी और अश्विनी परांजपे जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हार्दिक धन्यवाद समृद्ध मंच रानी कमलापति जी की प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। जी पद्मश्री शांति परमार जी हमारे बीच उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। पद्मश्री शांति परमार झाबुआ से आप हमारे बीच पधारी हैं और कलाकृति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रखी है। और अब कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। आग्रह आप सभी से, कृपया अपने स्थान पर आप सभी राष्ट्रगान के लिए व्यवस्थित होकर खड़े हो जाएं। सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान के साथ हमारे इस कार्यक्रम का समापन होगा। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य
भारत माता की, भारत माता की। झाबुआ से पद्मश्री शांति परमार जी हमारे बीच है और माननीय मुख्यमंत्री जी को झाबुआ के ये गुड्डा गुड्डी भेज कर रखी गई और अब कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जा रखे गए। हाई टी के लिए आप सभी से हमारा अनुरोध है। हाई टी की व्यवस्था इस सभागार के बाहर की ओर करी गई है। कृपया